टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त। ठीक है ना। अब फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बातचीत बंद करते हैं थोड़ा सा और आगे कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक, टॉपिक से ही आपको पता चल रहा होगा, लोक पब्लिक है, वित्त। ठीक है ना। लोक वित्त मतलब लोक गवर्नमेंट। ठीक है ना, जनता किससे रिलेटेड है? सरकार से। चार चीजें होती है, एक होता है गवर्नमेंट, जनता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक, इसके अलावा होता है शेष दुनिया। ठीक है ना, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये सरकारी वित्त के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोक वित्त। ठीक है ना, सरकारी वित्त के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं क्या? लोक वित्त। इसमें मुख्यतः चार चीजें पढ़ने के लिए है इस चैप्टर में। ठीक है ना। सबसे पहली चीज है क्या? प्राप्तियां। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? सरकारी खर्चे। ठीक है। तीसरी चीज है सरकारी घाटे और चौथी चीज है वित्त आयोग। ठीक है, इन सारी चीजों की स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी है। ठीक है ना। सरकार की जब भी हम लोग बात करते हैं, सरकार किसे कहते हैं? सरकार हम लोग कहते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस कंप्लीट पैनल को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकार। ठीक है ना। तो सरकार द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं, जो भी आदान प्रदान होता है मुद्रा का, ठीक है ना, बॉन्ड्स का, डिवेंचर का, विनिवेश का, निवेश का, ये सारी चीजें को अध्ययन को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? लोक वित्त में पढ़ते हैं। ठीक है ना। लोक वित्त पढ़ने का कारण क्या है? ठीक है ना, पहले हम लोग देखते हैं दो चीजें होती हैं जहां पे जनता का पैसा होता है। एक क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरी चीज जो होती है पब्लिक अकाउंट फंड। सरकार जब भी पैसों का खर्च करती है, ठीक है ना, जब भी पैसों को इस्तेमाल करती है, ठीक है ना, जब भी ये भारत की संचित निधि से लेती है पैसा, तो इसे किसी भी दस्तावेज या फिर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। लेकिन जब भी पब्लिक अकाउंट फंड से पैसे लेती है तो इसे विशेष परमिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। ये परमिशन किस तरीके से होता है? बजट। ठीक है, बजट के रूप में होता है। बजट क्या होता है? अब सपोज दैट एक छोटा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं बजट का। ठीक है, आप हो मिस्टर ए, ठीक है ना, आपको क्या लेना है? स्मार्टफोन लेना है। आपकी क्लास चल रही है अभ्युदय योजना की, ठीक है ना, आपको क्या करना है? ऑनलाइन क्लासेस देखनी है। ठीक है, तो आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है। स्मार्टफोन की कीमत कितनी है? 10,000 राउंड। ठीक है ना, स्मार्टफोन की कीमत है 10,000 रुपए। सबसे पहले ये मिस्टर ए कहाँ जाएगा? अपने फादर के पास। ठीक है ना, कहेगा देखिए पिताजी मेरी क्लासेस चल रही है, मेरे लिए स्टडीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मुझे एक मोबाइल खरीदना है। कितने का? 10,000 रुपए का। ठीक है ना। अब ये 10,000 रुपए का मोबाइल इसने क्या बताया? अपना एस्टीमेट बताया कि इतने की मोबाइल है, इतने में आवश्यकता की पूर्ति मेरी होगी। ठीक है ना। पिताजी क्या कहेंगे? अब ये पिताजी की जो तनख्वाह है ना मात्र 8,000 है। ठीक है, पिताजी की तनख्वाह कितनी? 8,000 रुपए। पिताजी ने कहा कि देखो बेटा यार फोन तो लेना है, ठीक है, 8,000 रुपए है मेरे पास, ये मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना। प्लस ये मिस्टर ए क्या किया? 2,000 रुपए अपने दोस्त से उधार। ठीक है, ये कितने हो गए? इसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कितने चाहिए थे? 10,000 रुपए। इसकी आवश्यकता पूर्ति हो गई। बजट भी कुछ इसी तरीके से होता है। ये मिस्टर ए जो होता है ना, यहाँ पर फुल पे करती है सरकार।
सरकार को जब भी किसी वित्त की आवश्यकता होती है आर्थिक कल्याण करने हेतु, किसके लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, ठीक है ना, या फिर पूंजीगत बढ़ावा करने के लिए, राष्ट्र में मेट्रो प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें कुछ स्टार्ट करने के लिए, आरंभ करने के लिए किसकी जरूरत होगी, मौद्रिक की, मुद्रा की, ठीक है ना। जब भी मुद्रा की आवश्यकता होती है, हर साल क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश करती है, ठीक है ना, कि हमें ये खर्चे हैं, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन सारे सेक्टर्स पे हमारे इतने खर्चे हैं, ठीक है ना, कुल लगभग 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, जितने का भी एस्टिमेट बने, ठीक है ना, इतना खर्चा है वो बताती है। तो पार्लियामेंट में जैसे ही जाता है वहां पे क्या बताया जाता है कि हमारी कुल प्राप्तियां इतनी नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा बताया जाता है तो जितनी अमाउंट कम करती है उसको बोलते हैं हम लोग घाटा, बजट घाटा। उसकी आपूर्ति के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बचे गए शेषों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, या तो करेंसी प्रिंटिंग की जाती है। तो अभी बजट हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस चीज का हम लोग ध्यान देंगे। 4 चीजें होती हैं, ठीक है ना, रेवेन्यू रिसीट, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्चे, कैपिटल रिसीट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत खर्चे। इन्हीं चारों आयामों में हम लोग को कंप्लीट लोक वित्त का आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। पेन और कॉपी दोनों तैयार रखिए क्योंकि आज से नोट मेकिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लासेस सीरियसली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो नोट मेकिंग भी होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट फाइनेंस जब भी हम लोग पढ़ते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत खर्चे, राजस्व खर्चे, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व खर्चे, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत खर्चे, इन 4 आयामों में हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो बजट के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करिए लिखना। सरकारी वित्त को लोक वित्त कहते हैं, सरकारी वित्त को लोक वित्त कहते हैं। इस क्षेत्र में चर्चा के निम्न 4 विषय हैं। इस क्षेत्र में चर्चा के निम्न 4 विषय हैं। पहला नंबर लिखिए सरकारी प्राप्तियां। पहला नंबर लिखिए सरकारी प्राप्तियां। दूसरा नंबर लिखिए सरकारी खर्चे। सरकारी घाटे। और चौथा नंबर है वित्त आय। ठीक है, अगला हेडिंग डाल लीजिएगा बजटिंग। ठीक है, बजट की प्रक्रिया हम लोगों ने समझा। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। सरकार जब भी पब्लिक अकाउंट फंड से पैसे निकालने के लिए प्रस्तावना पेश करती है संसद के अंतर्गत, ठीक है ना, तो वो क्या बताती है, अपना एस्टीमेट बताती है कि आने वाले वर्ष में हमारे ये विभिन्न खर्चे हैं, ठीक है ना, इसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, पब्लिक अकाउंट फंड के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। तो बजट बनाया जाता है। बजट बनाने के 3 आधार होते हैं, 3 तरीके होते हैं। क्या? एक प्रीवियस ईयर के बेस पे, यानी कि पिछले साल के आधार पे, ठीक है ना, कि पिछले साल हमारी क्या स्थिति थी, ठीक है ना, कितना उपभोग था, कंजम्पशन बेसिस पे, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, प्रचलित साल पे, यानी कि करंट ईयर पे, ठीक है ना। और उसके बाद आने वाला जो साल है, ठीक है ना। इन 3 आधारों पे हम लोग बजटिंग करते हैं, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। देख लीजिए इसको। बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक विवरण है। बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक विवरण है। बजट फ्रांसीसी शब्द बूगे से लिया गया है, ठीक है, वहां ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया बूगे से। बजट फ्रांसीसी शब्द बूगे से लिया गया है।
ये यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, क्या होता था पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब भी बजट लेके जाता था तो उसे चमड़े के बैग में लेके जाया जाता था। ठीक है ना, उसी को बोलते थे टूके। वहीं से निकला है क्या, बजट। ठीक है ना, बजटिंग मतलब एस्टिमेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है ना, सरकार चलाना एक तरह से क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट की प्रक्रिया। ठीक है ना, किस तरह से संसाधनों का वितरण होगा। ठीक है ना, किस तरह से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। ठीक है ना, इस चीज का अनुमान लगाना किसका काम है, सरकार का काम है। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, जब भी मैंने आपको बताया तो बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जनता की मांग की आपूर्ति कौन करता है, बाजार करता है। ठीक है ना, बाजार जब भी मांग की आपूर्ति करता है वो आर्थिक कल्याण पे ध्यान नहीं देता है। आर्थिक कल्याण के स्तर पे ध्यान देने की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय सरकार की। ठीक है ना, तो आगे लिखिए, भारत में इस ब्यौरे का प्रावधान, भारत में इस ब्यौरे का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। भारत में इस ब्यौरे का प्रावधान अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है ना, ये जो पिछले साल के वास्तविक आंकड़े होते हैं उसके आगे हम लोग ए लिखते हैं। ठीक है ना, और जो प्रचलित वर्ष के होते हैं उनके आगे हम लोग लिखते हैं पीई, और इसके आगे हम लोग लिखते हैं बीई, जब भी हम लोग बजट को रिप्रेजेंट करते हैं तब। ठीक है ना, अगला हेडिंग है विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय। जब हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की 47 के बाद, हमारी जो विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा थी। ठीक है ना, हम लोग यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर के प्लानिंग कमीशन की शुरुआत की। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना की स्टार्ट की। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना के आधार पे हम लोग क्या करते थे, आने वाले 5 साल की हम लोग प्लानिंग करते थे। ठीक है ना, तो जितने भी खर्चे इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग होते थे, इस जो हम लोग प्लान करते थे उसके अनुरूप होते थे, ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते थे, प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, और जो इस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होते थे वो होते थे नॉन प्लान। अब जैसे कि मान लीजिए केरला में अचानक से बाढ़ आ गई। ठीक है ना, केंद्र सरकार को क्या अनुदान प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब यह अनुदान प्रदान करेगा, केंद्र सरकार ने कहीं भी इसके लिए प्लानिंग नहीं की थी, कहीं भी इसकी योजना नहीं बनाई थी। ठीक है ना, तो ऐसे जो भी खर्च होंगे वो गैर यानी कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, यानी कि विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय, इनसे क्या है, ऐसे जितने भी व्यय होते हैं, सरकारी खर्चे जितने भी होते हैं जिनसे उत्पादन होता है। ठीक है ना, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है। ठीक है ना, पूंजी का निर्माण होता है, ऐसे जितने भी खर्च होते हैं जो प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, ऐसे सारे खर्चों को हम लोग किस श्रेणी में डालते हैं, विकासात्मक। ठीक है ना, और जितने भी ऋणात्मक खर्चे होते हैं, जिनके खर्च होने से हमारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, अभी आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, आपके लिए डाक बंगला तो चाहिए ही चाहिए, उस डाक बंगले से हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं, वो एक विशेष पूंजी जा रही है जो सिर्फ जानी है। तो ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं जो ऋणात्मक पहलू को बढ़ावा देते हैं, वो सारे के सारे खर्चे किसमें आ जाएंगे, गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत। ठीक है ना, विकासात्मक गैर विकासात्मक क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग विकासात्मक और गैर विकासात्मक की बात करते हैं, इसी के बाद आता है कॉन्सेप्ट क्या, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान में मैंने क्या बताया कि जो हम प्लानिंग करते थे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है ना, तो जितने भी खर्चे हमारी योजना के अनुसार होते थे, ठीक है ना, वो प्लान एक्सपेंडिचर में आते थे। ठीक है ना, वो क्या आते थे,
प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत में आते, यानी कि योजनागत व्यय के अंतर्गत में आते थे। लेकिन गैर योजनागत क्या होते थे? अब जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, ठीक है ना, जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है ना, अचानक से क्या हुआ, हमारा जो उत्पादन है उसका स्तर गिर गया, जीडीपी रेट फॉल करने लगी, मंदी का दौर आ गया, ठीक है ना। ऐसे प्रतिरूप में क्या होता है, हम जो योजनाएं बनाए रहते हैं उसके आधार पर हमें खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें परिस्थिति के आधार पे खर्च करना पड़ता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ था, 2 साल तक लगभग हम लोग लॉकडाउन के अंतर्गत थे, हमारा उत्पादन, जीडीपी, हर एक चीज प्रभावित हो रही थी, ठीक है ना। सरकार क्या की, जैसे ही ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हुई तो एक प्रोत्साहन लेकर के क्या, स्टिमुलस पैकेज, ठीक है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत में क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, ठीक है ना, निगम कर को कम किया, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों में क्या किया, मुद्रा को ढकेला, कैश फ्लो को बढ़ाया, ठीक है ना। जब भी कैश का प्रवाह बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जनता के पास परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ता है, किसी भी चीज को खरीदने की क्षमता, ठीक है ना। तो जब भी जनता को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो किसको बढ़ाएगा, डिमांड को बढ़ाएगा, ठीक है ना। डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आर्थिक कल्याण होगा, ठीक है ना, प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम बढ़ेगी, फिर आर्थिक कल्याण होगा। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। तो नॉन प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर श्री रंगराजन द्वारा, ठीक है ना, दिया गया था, ठीक है। इसके आगे है राजस्व। राजस्व क्या होता है? ऐसी जो भी प्राप्तियां जिनसे संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना, और देयताएं भी नहीं बढ़ती हैं, ऐसी जो भी प्राप्तियां होती हैं वो राजस्व कहलाती हैं। गैर राजस्व क्या है? जिसमें धन की प्राप्ति बढ़ेगी, ठीक है ना। तो प्राप्तियां क्या है? जो आ रही हैं, ठीक है ना। खर्चे क्या है? जो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में सबसे पहले प्रकार की जो प्राप्तियां हैं वो है क्या? राजस्व प्राप्तियां, ठीक है ना। हेडिंग डालिए, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां बाइलैंग्वेज पढ़ाओ, सही है? आप लोग को समझ में आ रहा है? इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत? कम्युनिकेशन प्रॉपर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसको जहां पे दिक्कत होगी मैं सारे शब्द की हिंदी आपको नोट मेकिंग में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। नोट मेकिंग में रहेंगी, जहां पे भी तकलीफ होगी आप लोग तुरंत पूछेगा, कोई भी डाउट लेकर के घर पे नहीं जाना, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए, इसमें भारत सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, भारत सरकार को मिलने वाली ऐसी आय ऐसी आय जिसके लिए सार्वजनिक संपत्तियों को कम नहीं करना पड़े, जिसके लिए सार्वजनिक संपत्तियों को कम नहीं करना पड़े और न ही सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़े। कहां पे छूट रहा है? भारत सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति के लिए सार्वजनिक संपत्तियों को कम नहीं करना पड़े, ठीक है ना, पब्लिक एसेट्स को कम नहीं करना पड़े और ना ही सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़े, ठीक है ना। ठीक है, क्या होता है जब भी हम लोग सरकार राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जितनी भी प्राप्तियां होती हैं ये एसेट्स को कम नहीं करती हैं। संपत्ति क्या होती है, ठीक है ना, ये एसेट जो है दो चीजें होती हैं, संपत्ति और ये होती है देयताएं, ठीक है ना। संपत्ति क्या है? जो आपको हमेशा वैल्यू देगी, ठीक है ना। लायबिलिटी क्या है? जो आपसे कुछ ना कुछ लेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेते हैं, बैंक के लिए कमाई का जरिया क्या होता है? ऋण बांटना, ठीक है ना। वो जैसे ही ऋण बांटती है, ठीक है ना, वो आपके हाथ में जो गया ऋण वो बैंक के लिए क्या है?
एसेट है, यानी कि संपत्ति है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से उसे कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ उसे देना नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो आप। और जैसे ही लायबिलिटी की हम बात करते हैं, तो जिस व्यक्ति को लोन मिला है उसको उस समय तो कैश प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको अदा करना है, ठीक है ना। क्या करना है? लोन को रीपेमेंट करना है। तो ऐसी जो भी संपत्ति जिसके बदले में आपको कुछ ना कुछ प्रदान करना पड़े, वो देयताएं के अंतर्गत में आता है, ठीक है ना। जैसे कि ऋण अगर जो आपने लिया है, लोन लिया है बैंक से, तो उस पर कुछ ना कुछ ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये लोन देयताओं के अंतर्गत में आ जाएगा, ठीक है ना। एसेट्स क्रिएशन एंड लायबिलिटी। क्या होता है जब भी हम लोग राजस्व प्राप्तियों की बात करते हैं, तो इसको दो भाग में बात करते हैं। एक क्या होता है? कर राजस्व, एक होता है गैर कर राजस्व, ठीक है ना। कर राजस्व को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं गैर कर राजस्व क्या होता है। देखिए गैर कर राजस्व क्या होता है, ये क्या होती है? जो राजस्व द्वारा प्राप्त ना हो। फाइन्स, फाइन्स, अभी आप बाइक से जा रहे हो, आपका चालान कट गया, ठीक है ना। तो ये जो फाइन जाएगा किस में जाएगा? गैर राजस्व कर में जाएगा, ठीक है ना। फीस, जैसे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, आप ट्यूशन फी पे करते हो। क्या? पढ़ाई के बदले में ट्यूशन फी पे करते हो। उसके बदले में आपको क्या प्रदान होता है? सेवाएं प्रदान होती है। आप रोडवेज में जा रहे हो सफर करने के लिए, यहाँ से आपको आजमगढ़ जाना है, आप क्या लोगे? टिकट लोगे, टिकट लोगे। इसमें क्या आप दे रहे हो? मुद्रा दे रहे हो, और बदले में क्या ले रहे हो? सेवाएं ले रहे हो, ठीक है ना। तीसरा चीज क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट, जहां भी आप ब्याज का भुगतान करोगे, वहां पे ऐसी तरीके की जो भी प्राप्तियां होंगी, ये क्या होगा? जैसे कि अभी मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे हमने श्रीलंका को लोन दिया 60 बिलियन का, ठीक है ना। उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आएगा, ये अनुदान के तौर पे हमने दिया था, ठीक है ना। बस ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट हमने किसी देश को लोन दिया, वहां से हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट हमें वापस आने वाली है, ठीक है ना। जो वो इंटरेस्ट पेमेंट वापस आएगी, वो किसके अंतर्गत जाएगी? गैर कर राजस्व में। 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम का घोषणा होता है, ठीक है ना। क्या हुआ था? 2G स्पेक्ट्रम के मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। एयरसेल, यूनिनॉट, ढेर सारी कंपनियां आ गई थी। क्या हुआ था? सस्ते दामों पे सरकार ने स्पेक्ट्रम को बेच दिया था, ठीक है ना। क्या होता है? जब जैसे आप फोन यूज करते हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं फोन मिलाऊंगा, उस फ्रीक्वेंसी पे आप पे बात होगी। ये स्पेक्ट्रम की बिडिंग होती है, ठीक है ना। ये बिडिंग कौन करता है? सरकार करती है। कौन खरीदता है? जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनियां होती है, एयरटेल, जियो, भारती, ये सब जितनी भी हैं, ठीक है ना, ये सब मिल करके क्या करती है? स्पेक्ट्रम करती है। उनके द्वारा प्राप्त हुई जो राशि होती है, वो भी किसके अंतर्गत आएगी? गैर कर राजस्व के अंतर्गत। उसके बाद क्या है? सपोज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए रखी है, ठीक है ना। तो क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बाहरी मार्केटों में विभिन्न तरीके की बॉन्ड और सिक्योरिटी को इशू करती है, जैसे कि महाराजा बॉन्ड, मसाला बॉन्ड। ये यूपीएससी में आ रखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। मसाला बॉन्ड के ऊपर क्या होता है कि ये बॉन्ड जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? दूसरे देशों में जाती है और बोलती है कि सर ये बॉन्ड है, जितने भी लोग इस पे व्यय करेंगे, कुछ समय अवधि होती है, उस समय अवधि के बाद उनके ऊपर उतने % का प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है ना। किसको? जनता को। अब जैसे कि मान लीजिए अभी हमें क्या करना है, कोविड-19 का समय था, हमारा उत्पादन बहुत बेहतर नहीं था, ठीक है ना। हमारे मुद्रा भंडार में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। क्या करना है? सरकार को पैसे रेज करने हैं। अब क्या है, हमारे भारत सरकार के अंतर्गत हमारी भारत की व्यवस्था तो ठीक है नहीं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, हम ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर देखेंगे जो हमसे ज्यादा संपन्न हो, जहां की जनता के पास हमारे से ज्यादा पैसा हो, ठीक है ना। ऐसे देशों में क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। क्या कि देखिए सर, ये बॉन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है ना, इसमें आप निवेश करेंगे। भारत की सरकार क्या है? एक स्थिर सरकार है। यही बॉन्ड अगर जो अभी श्रीलंका निकालेगा तो बहुत कम लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसको वापस मिलने की, उसके ऊपर प्रॉफिट की संभावना बहुत कम है, ठीक है ना के बराबर है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है स्थिर है, ठीक है ना। पिछले
कई सत्रों से आप दे सकते हो। हमारे यहाँ मंदी का दौर कम आया, कोविड-19 जैसे भी टाइम पे हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम इस तरीके से था, ठीक है ना, कि हम लोग उस चीज को झेल गए, ठीक है ना। हमारी अर्थव्यवस्था अभी उतनी बेकार स्थिति में नहीं है जितना विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें जो आती हैं वो किस में आती हैं, गैर कर राजस्व में। और दूसरे पेमेंट जो प्राप्त होते हैं वो इसे नहीं समझ में आया, गैर कर राजस्व। अच्छा, स्पेक्ट्रम वाला, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है ना, फोन, मोबाइल नेटवर्क, ये सब ना एक डेफिनेट बैंडविड्थ पे चलते हैं, ठीक है ना। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ जानते हैं आप लोग, वेवलेंथ। ये क्या ऑप्टिक होता है ना, जो रेज देख रहे हो आप, प्रकाश देख रहे हो, ठीक है ना, वो प्रकाश में दो चीज के आधार पर चलती है, इसके फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, दूसरा होता है वेवलेंथ। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसी के आधार पे हम लोग टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है ना। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, दूरभाष, एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है ना, दो टेलीकॉम के जरिए। तो क्या होता है, सरकार इस स्पेक्ट्रम की बिडिंग करती है, ये स्पेक्ट्रम है, इसका जो भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सैटेलाइट्स किसकी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो जो भी कंपनियां इस बिड को यूज करेगा उसको कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई क्या होता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री हमसे चार्ज करती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पेमेंट करना पड़ रहा है। तो वो जो पेमेंट करते हैं वो यहीं पे करते हैं, स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, ठीक है ना। जब 2G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी, 2G में क्या था, आप डेटा को उतना स्मूथली यूज नहीं कर पाते। पहली बार GPRS सिस्टम आया था, ठीक है ना, उसके पहले GPRS नहीं था। 2G में क्या इनोवेशन हुआ था, GPRS सिस्टम आया, ठीक है ना। उसमें आप लोग नेट भी चलाने लगे, ठीक है। 3G में आगे बढ़े, अगले जनरेशन में बढ़े, तो उसमें क्या आया, वीडियो कॉलिंग आप करने लगे। 4G में आया, आपको डेटा का स्पीड मिला। पहले क्या होता था, 15 रुपए में 100 MB का रिचार्ज करते थे, 3-4 दिन तक चलाते थे। आज 1 GB आप 1 घंटे में खत्म कर दे रहे हो, स्पीड बढ़ी, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, स्पेक्ट्रम की बिडिंग होती है, जो कि किसके द्वारा की जाती है, भारत सरकार के द्वारा। तो जो सरकार इसकी नीलामी करती है स्पेक्ट्रम की, जो जो कंपनियां खरीदती हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो धन की प्राप्ति होती है वो कहां जाती है, गैर कर राजस्व के अंतर्गत। 2G स्पेक्ट्रम मामला क्या था, यही था। इसी बिडिंग को क्या की थी सरकार, सस्ते रेटों पे अन्य कंपनियों को बांट दी थी। इस वजह से यूनिनॉर, एयरसेल, जो विभिन्न कंपनियां थी, वो क्या करती थी, फ्री में बात करने के लिए जनता को दे देती थी, ठीक है ना। अब एक कंपनी है, ठीक है ना, सपोज दैट एयरटेल है, ये 100 करोड़ में खरीद ली है। एयरसेल को क्या हुआ, बीच में गया, कहीं से जुगाड़ पानी लगा लिया, कोई बढ़िया ऑफिसर परिचय का मिल गया, उसको 85 करोड़ में मिल गया। इसकी लागत मूल्य 100 करोड़, इसकी लागत मूल्य 50 करोड़। ये जो जनता को प्रदान करेगा और ये जो जनता को प्रदान करेगा, दोनों में भिन्नता होगी कि नहीं, होगी ना, ठीक है ना। तो ये कंपनियां जो थी, जो कम पैसे पे पा गई थी, मतलब स्पेक्ट्रम, वो क्या करती थी, बेहतर प्लान देती थी जनता को। जनता ज्यादा की ज्यादा उधर की ओर आकर्षित होने लगी, ठीक है ना। तो जैसे ही पर्दाफाश हुआ, पता चला कि भाई ये स्थिति है, इनसे दोबारा पैसे वसूल किए गए और कंपनियों का ये हाल हो गया कि कंपनियां बंद हो गई, सिर्फ वही बची जो मतलब रिलायबल थी, ठीक है ना। तो जियो ने अलग मार्केट मोनोपोली का एक एग्जांपल सेट किया था, ठीक है ना, तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कर, ठीक है ना, यानी कि टैक्स रेवेन्यू पे। टैक्स क्या होता है, ये एक ऐसा भुगतान होता है जिसका ये एक ऐसा क्या होता है, ये एक ऐसा होता है जिसका भुगतान करना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है ना। जिसके ऊपर कर लगेगा उसका भार उसको वहन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कर में क्या होता है, जैसे कर भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ये क्या होता है, प्रत्यक्ष कर ऐसे किस्म का कर होता है कि जिसके ऊपर आप कर लगाओगे उसका भार उसी को वहन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है ना। जिसके ऊपर आप कर लगाओगे, जिसके ऊपर कर का प्रत्यारोपण करोगे, उसी को उसका भार वहन करना पड़ेगा, उसी को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, इनकम टैक्स, ठीक है ना।
आयकर क्या होता है? इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, भू राजस्व कर, मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है ना, गूगल टैक्स, प्रीलिम्स 2016 और 18 दोनों में पूछा जा चुका है गूगल टैक्स क्या होता है। ठीक है, बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो हम लोग कहाँ थे, नोट कर लीजिए आप लोग। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, ठीक है ना। देखिए जो संपत्ति होती है ना, एक बार जान लेते हैं संपत्ति और देयताएं क्या होती हैं डिटेल में। संपत्ति तीन प्रकार की होती है, और भी होती है एक्सेट्रा, बट मेनली ये होती है वैल्यूएबल, जैसे कि सोना चांदी, ठीक है ना, आभूषण आदि, ठीक है ना। ये सब क्या होती है, लिक्विड मनी होती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, तरलता प्रदान करती हैं। जो प्रोडक्टिव होती है इसमें क्या होता है, पशुपालन, खेती आदि, ठीक है। रिटर्न क्या होती है, संपत्ति जो है ना क्या होती है, वैल्यूएबल होती है, जिनकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। सोना आप देखते हो एसएलआर में भी यूज किया जाता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सोने का दाम जो होता है ना वो लगभग स्थिर रहता है, वो जल्दी मार्केट में सोने का डिमांड जो होता है जल्दी कम नहीं होता है, ठीक है ना। वो स्थिरता, सोना चांदी आभूषण इत्यादि ये सब क्या होते हैं, वैल्यूएबल आइटम होते हैं। आप जब भी देखो, जब भी हमारी जनता को निवेश करना होता है, डिमोनेटाइजेशन का टाइम आप लीजिए, 12 बजे जैसे ही अनाउंस किया सरकार ने कि क्या ये आज के बाद 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले, सबसे पहले लोग दौड़ के जाके क्या खरीदते थे, सोना और आभूषण, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूएबल एसेट है, इनकी दाम जल्दी गिरने वाला नहीं है, इसलिए, ठीक है ना। प्रोडक्टिव एसेट क्या होते हैं, जो आपको कुछ ना कुछ उत्पादन देंगे, ठीक है ना, जैसे खेती, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, ये सारी जितनी आप चीजें करते हो, आपको डेयरी प्रोडक्ट वाले, ठीक है ना, ये सब सारी जितनी संपत्तियां होती हैं आपको बदले में कुछ ना कुछ उत्पादन देती हैं। और ऐसी संपत्तियां जो बदले में आपको रिटर्न देती हैं, जैसे कि क्या, इक्विटी, इक्विटी मतलब जो शेयर मार्केट में होते हैं, शेयर जो आप खरीदते हो, ठीक है ना, उसकी खरीद और बेच पे। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स क्या होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, ठीक है ना, जिनकी लेन देन करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुली बाजार नीतियों द्वारा, ठीक है ना। बॉन्ड्स, ठीक है ना, ये भी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। जब भी आप देयताओं की बात करते हो, लायबिलिटीज, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, उधारी और जमाएं। जैसे कि आप वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन ले लिए, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, उधारी के अंतर्गत। आपको हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। जमाएं, जमाएं जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, बैंक सेविंग डिपॉजिट,
ठीक है ना, इस तरह से एक्सेट्रा। क्या होती है ये जो आप जैसे जा रहे हो, सपोज दैट आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है ना, आप क्या किए, ये 5 लाख रुपए गए बैंक में जाकर के जमा कर दिए, तो बैंक की संपत्ति नहीं बनी, वो बैंक के लिए क्या हुई, लायबिलिटी हो गई। ठीक है ना, संपत्ति क्या है, एसेट क्या है जो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव तरीके से प्रदान करेगी, और लायबिलिटी क्या है जो आपको कुछ ना कुछ नुकसान कराएगी, आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे आधार पर। ठीक है, डिवेंचर सरकारी प्रतिभूतियां वगैरह होती हैं, यही सब मसाला बॉन्ड, महाराजा बॉन्ड, ठीक है ना, ये सब सारी चीजें जो निकलती है। डिवेंचर क्या होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, टाइम पीरियड के बेसिस पे वर्क करते हैं। ठीक है ना, कुछ समय अवधि होती है जिनके आधार पे ये कार्य करते हैं। 6 महीने के अंतर्गत उसके बाद उन प्रतिभूतियों को बेच दिया जाता है, उनका खरीद वगैरह किया जाता है खुली बाजार की नीतियों के अंतर्गत। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट इसे करती है किस लिए, अपने यहाँ राजस्व को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, रिजर्व बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक करती है किसके लिए, सरकार के लिए। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ प्लीज आइए, जितने भी ऑपरेशंस करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किसके लिए करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। वो किसके लिए बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और जनता के लिए। ठीक है, जनता सॉरी बैंक के लिए। ठीक है ना, बैंक के लिए बैंक है और सरकार के लिए बैंक है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कर राजस्व की हम लोग बात कर रहे थे, कर लिख लीजिए। कर क्या होता है, यह एक अनिवार्य भुगतान होता है, यह एक अनिवार्य भुगतान होता है जो लोगों द्वारा राज्य को दिया जाता है। यह एक अनिवार्य भुगतान होता है जो लोगों द्वारा राज्य को दिया जाता है। इसके बदले में राज्य को कोई वस्तु या सेवा, इसके बदले राज्य को कोई वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जब हम लोग टैक्स की बात करते हैं तो दो चीजें होती है, एक होती है करापात और एक होती है कराधान। ठीक है ना, करापात क्या होती है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जहां पे कर लागू किया जाता है, जिसके ऊपर कर लागू किया जाता है, और कराघात जिसके ऊपर भार पड़ता है। अब सपोज दैट, उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, क्या है कि सब आप रेस्टोरेंट में खाने गए, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में बिल देखते हो, नीचे लिखा होता है CGST इतना %, SGST इतना %। ठीक है ना, अब क्या है, वो जो कर का प्रत्यारोपण है वो सरकार ने रेस्टोरेंट के ऊपर किया है, उसके उत्पादन के ऊपर, समझ रहे हो, और वो रेस्टोरेंट ने क्या किया, उस कर को ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया किसके ऊपर, हमारे ऊपर। समझ रहे हो, कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, समझ रहे हो। ऐसे टैक्स क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर। और क्या होता है, जैसे सरकार ने किसके ऊपर लगाया टैक्स, रेस्टोरेंट के ऊपर, ये क्या हुआ, करापात। ठीक है ना, उसका भार कौन उठा रहा है, जनता, यानी कि हम लोग। ठीक है ना, वो क्या कहेगा, कराघात। क्लियर है, ठीक है। 3 तरह के तरीके होते हैं टैक्स को लगाने के। 3 तरीके क्या होते हैं, गूगल टैक्स अभी आएगा, घबराइए मत, कुछ भी नहीं छूटेगा, हर एक चीज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वो बस उदाहरण दे रहा था मैं, अभी डिटेल में वो सारे टैक्स लिखवाऊंगा। ठीक है, देखिए 3 तरीके होते हैं टैक्स लगाने के लिए। आगे 3 तरीके होते हैं टैक्स लगाने के। ठीक है ना,
गया लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, और रेट ऑफ टैक्स। एक जो टैक्स लगाने की विधि होती है ना, वो कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे जैसे लोगों का इनकम का लेवल बढ़ते रहता है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ते रहता है। ऐसे किस्म के टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, अब एक टैक्स सिस्टम क्या हो गया, इसमें क्या होता है, जिसकी ज्यादा इनकम रहती है, कम इनकम रहती है, वो ज्यादा पेमेंट करता है, और जिसकी ज्यादा इनकम रहती है वो कम पेमेंट करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और एक तीसरा सिस्टम होता है जो हर जगह समान रहता है, हर आय दर के व्यक्ति को एक समान पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है ना, ये तीन तरह की कर प्रत्यारोपण करने की विधि होती है। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स के अंतर्गत क्या होता है, आप देखोगे जैसे जैसे आय की लेवल बढ़ते जा रही है, लोगों में आय की क्षमता बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे टैक्स का सिस्टम बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, आप देखोगे जिस व्यक्ति का आय कम है उसे कम रेट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है ना, जिस व्यक्ति का आय ज्यादा है उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, ठीक इसके उल्टा होता है। क्या होता है, इसमें कम आय के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं और अधिक आय के लोग कम टैक्स देते हैं। और ये प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, ये हर एक लेवल ऑफ इनकम के व्यक्ति को एक समान पड़ता है। ठीक है ना, अब क्या होता है, इसमें सबसे जो बेहतर तरीका माना जाता है टैक्स प्रत्यारोपण करने का, वो होता है क्या, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये एग्जाम में हो चुका है। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम वो कैसे, इसमें आप देख रहे हो कम आय के व्यक्ति को कम पेमेंट करना पड़ रहा है। जो डायरेक्ट कर सिस्टम होता है, जो प्रत्यक्ष कर सिस्टम होता है, वो कुछ इसी प्रकार होता है। वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। ठीक है ना, और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो रिग्रेसिव होता है। आप देखोगे अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, किसके ऊपर लगता है, वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर। ठीक है ना, जब भी वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर कर लगता है, वस्तु एवं सेवाएं क्या है, वो स्थिर नहीं है, वो प्रचलित है। ठीक है ना, सुचालित, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ। तो जब ये हैंड चेंज करता है, इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। जो कर होता है वो भी एक हाथ से दूसरे हाथ स्थानांतरित होते जाए। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे आटे के ऊपर भाव बढ़ा, ठीक है ना, तो आटा जो होता है वो मूलभूत क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है ना, इसकी जरूरत गरीब को भी है, इसकी जरूरत अमीर को भी है। अगर जो 2 रुपए आटे का भाव बढ़ा तो जो 200 रुपए पर मंथ कमा रहा है उसको भी 2 रुपए भार वहन करना पड़ेगा, और जो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है उसे भी वही भार वहन करना पड़ेगा। तो ऐसे किस्म के टैक्स जो होते हैं वो रिग्रेसिव टैक्स होते हैं, जो जनता पे नकारात्मक तौर पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होते हैं, जो अनुपात के हिसाब से लगते हैं। ठीक है ना, ये हर के लिए लगभग एक समान लगता है। ठीक है ना, तो जो हाल फिलहाल का टैक्सेशन सिस्टम है, वो प्रोग्रेसिव हो चाहे रिग्रेसिव हो, वो धीरे धीरे अंत में किस में बदल जाता है, वो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में बदल जाता है। तो कर को प्रत्यारोपित करने की ये 3 विधि है। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल नहीं समझ में आया, ये ना ही प्रोग्रेसिव होता है ना ही रिग्रेसिव होता है। ठीक है ना, अब जैसे कि एक लिमिट बांध दी है कि 7% का कर हम सबसे वसूलेंगे। ठीक है ना, एक प्रोपोर्शन से जितनी आय आपकी बढ़ती जा रही है, क्या है, रेट ऑफ टैक्स फिक्स है। ठीक है ना, इसको फिक्स कर दिया कि आप मान के चलो कि जैसे कि 10 रुपए का कोई वस्तु है, ठीक है ना, तो मिनिमम लोगों की 2 रुपए तो कमाई है ही है, तो हम लोग मिनिमम रेट के हिसाब से रख देंगे। ठीक है ना, ताकि हर एक व्यक्ति खरीद सके और किसी के साथ आर्थिक अन्याय ना हो सके। ठीक है ना, और टैक्स सिस्टम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे ज्यादा खास बात क्या होती है, एक अच्छा टैक्स सिस्टम हम लोग किसको कह सकते हैं, ठीक है ना, तो उसकी कुछ क्वालिटी होती है। पहला, वो न्याय संगति होना चाहिए।
दूसरा, न्याय संगति का क्या अर्थ है? जैसे कि वो रिग्रेसिव टैक्स जो है वो क्या है, जो कम आय वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और जो अधिक आय वाले व्यक्ति हैं उनको कम इंपैक्ट कर रहा है, मतलब कि गरीबों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे हो, तो ऐसा कोई भी टैक्सेशन सिस्टम जो गरीबों के ऊपर अत्याचार करेगा वो अच्छा टैक्स सिस्टम कैसे हो सकता है? ठीक है ना। इकोनॉमिक्स क्या है? आर्थिक कल्याण करने का अध्ययन है, ठीक है ना। आप जनता की जरूरतों को समझ रहे हो और उन्हें आपूर्ति कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब भी आप जनता की जरूरतों को पूरी करोगे तो आप ध्यान रखते हुए करोगे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर जो इस तरीके से हो रहा है तो टैक्स क्या है? न्याय संगति तरीके से है। दूसरी चीज क्या है उसमें? दक्षता, ठीक है। दक्षता क्या है? इफिशियंसी। अब आप कर टैक्सेशन सिस्टम लगा रहे हो, एक कॉन्सेप्ट है क्या? लेबर कर्व का। ये क्या बताता है? ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये क्या बताता है कि जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जाते हो, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है? इनकम, आय। आप देखोगे जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है ना, आय जो है आपकी बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना। जब टैक्स आप इससे ज्यादा बढ़ाओगे उसके बाद क्या हो रही है? आपकी आय घटने लग रही है, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अर्थव्यवस्था में टैक्स लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो तो आपको कर की प्राप्ति होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। ऐसा नहीं है। आप जैसे ही कर को बढ़ाते जाओगे एक सीमा तक क्या होगा? लोग आपको टैक्स पे करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब कर की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो लोग क्या करते हैं? कर देने से बचते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, ठीक है ना। टैक्स इवेजन करते हैं, आराम में ज्यादा ध्यान देते हैं। अब सपोज दैट मैं बता रहा हूँ कि अगर जो 50,000 आपकी तनख्वाह है, ठीक है ना, उसके ऊपर 10% का टैक्स लगा, ठीक है ना। 10% का, सॉरी 1 लाख आपकी तनख्वाह है, 10% का टैक्स लगा, आपको 10,000 रुपए सरकार को देने पड़ रहा है, 90,000 रुपए आपके। सपोज दैट आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उसमें ऊपर आपको 50% का टैक्स भरना पड़ रहा है, मतलब कि 50,000 आपके, 50,000 सरकार के। आप तब भी 1 सेकंड तक झेल लोगे, लेकिन काम उतने मन से नहीं करोगे। तो यार मिलना कुछ है नहीं, प्रॉफिट है नहीं, मैं आगे कैसे सोचूं? समझ रहे हो आप? लेकिन अगर जो उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट को 70% पे कर दिया जाए, आप 1 लाख कमा रहे हो, 70,000 सरकार लेके चली जा रही है, आप क्या सोचोगे? सर यार बैठे इससे बढ़िया काम ही नहीं करते हैं, सरकार टैक्स ले ही रही है, हमको सुविधा मुहैया कराएगी नहीं तो हम क्यों काम करें? इससे क्या होता है? जीडीपी गिरने लगती है। तो लैफर जो थे, लैफर कर्व इस चीज से समझाया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका कर की जो प्राप्ति हो रही है वो भी बढ़ती जाएगी। एक लिमिट के बाद कर की जो प्राप्ति होगी वो घटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। लैफर कर्व भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पे, ठीक है ना। आप लोगों ने कर समझ लिया, कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है, ये अनिवार्य भुगतान होता है, ठीक है ना। ये 3 प्रकार से प्रत्यारोपित किया जाता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? लेफर कर्व हम लोगों ने जाना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार बढ़ते रहेगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको प्रोडक्टिविटी ही देगा, उत्पादन ही देगा। क्या होगा? एक लिमिट के बाद ये घटना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो था वो दक्षता था, यानी कि एफिशिएंसी। तीसरा है प्रशासनिक सरलता। प्रशासनिक सरलता। अब क्या हुआ था? जीएसटी जब नया नया लॉन्च हुआ था तो आधे व्यापारी क्या किए थे? रोड पे आ गए थे कि देखो भैया ऐसा ये बिल वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं से नुकसान कर रहा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, पर लेकिन जीएसटी लगने के बाद सबसे ज्यादा अगर जो किसी को फायदा हुआ है तो व्यापारियों को हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू, ठीक है ना। अभी जीएसटी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं उसमें बताऊंगा आपको आईटीसी किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से व्यापारियों को जो लागत मूल्य है उसमें किस तरीके से जीएसटी फायदा देता है, वो भी हम लोग करेंगे। तो प्रशासनिक सरलता होना टैक्स सिस्टम में बहुत जरूरी होता है। टैक्स किसको देना रहता है? आम जनता को। आम जनता अगर जो अपने टैक्सेशन सिस्टम को ही नहीं समझेगी तो किस तरीके से वो सरकार के प्रति पारदर्शिता रख पाएगी, ठीक है ना। उसको क्या लगेगा? अगर जो अधिक टैक्सेशन लगेगा वो कोशिश करेगा वो टैक्स की चोरी करे, टैक्स की चोरी करेगा वो जब भी, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में? वो टैक्स की चोरी करेगा तो फिर सरकार को
नुकसान होगा। और जहां भी टैक्स की चोरी होती है, टैक्स जिस पैसे पे नहीं दिया जाता है वो ब्लैक मनी बन जाता है। ब्लैक मनी क्या करता है, एक शैडो इकोनॉमी बनाता है, पैरेलल इकोनॉमी बनाता है, जो कि सरकार के देख रेख से दूर है। ठीक है ना। ये जो कैश फ्लो हो रहा है वो हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं हो रहा, बल्कि अर्थव्यवस्था से बाहर हो रहा है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को नकारात्मक तौर पे प्रभावित कर सकता है। ठीक है ना, जो भी ब्लैक मनी होती है। तीसरा क्या है, लचीलापन। चौथा, सॉरी, लचीलापन क्या होता है, आप कभी भी चाहो तो उस टैक्स सिस्टम में संशोधन कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे कि पुराना जो हमारा टैक्स सिस्टम था वो क्या था, टर्नओवर टैक्स था। ठीक है ना। टर्नओवर टैक्स को हम लोगों ने बदल दिया किसमें, जीएसटी में। ठीक है ना। जब पहले जो वस्तुओं और सेवाओं पे जो कर प्रत्यारोपित किया जाता था वो टर्नओवर टैक्स के आधार पे किया जाता था। तो उसमें क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट आता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। समझ रहे हो आप क्या होता था कैस्केडिंग इफेक्ट में, पहले तो आपने जो टैक्स दिया हुआ है वो भी टैक्स जुड़ गया आगे वाले में। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता था, वस्तुओं की कीमत जो होती थी वो बढ़ जाती थी, मुद्रास्फीति बढ़ जाती थी। ठीक है ना। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जीएसटी को लेकर के आया सिस्टम में। ठीक है ना। जीएसटी हम लोग को काफी मदद किया। तो ये लचीलापन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसमें, टैक्स सिस्टम के अंतर्गत, कि जब भी आवश्यकता पड़े हम इसे अपने आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई कर सकें। ठीक है ना। और जो लास्ट है वो क्या है, पारदर्शिता। आप देखते हो हर बार बजट में बताया जाता है कि इस साल हम लोगों ने जीएसटी में इतना प्राप्त किया। ठीक है ना। हमारा इतनी प्राप्ति थी, इतनी खर्चे थे। ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट जो है हमको हर एक डेटा प्रोवाइड करती है, किसके थ्रू, बजट के थ्रू और इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू। ठीक है ना। हर साल बजट निकलता है, हर साल इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, उसमें आपको ये अध्ययन करवाया जाता है कि आपकी प्राप्तियां कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, कहाँ से हो रही है और आपके खर्चे कितने हो रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या है, पारदर्शिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टैक्सेशन सिस्टम में आर्थिक कल्याण के लिए। ठीक है ना। अब हम लोग वापस आते हैं किस पे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर पे। प्रत्यक्ष कर लिख लीजिए। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिन्हें अन्य लोगों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जिन लोगों पर यह कर लगाए जाते हैं, जिन लोगों पर यह कर लगाए जाते हैं उन्हें ही इनका भार वहन करना पड़ता है, उन्हें ही इनका भार वहन करना पड़ता है। उदाहरण में पहले लिखिए आयकर। आयकर क्या होता है, ये केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आय पे लगाया जाता है। ठीक है ना। आपके पास जो भी इनकम है डायरेक्टली सेंट्रल क्या करेगी, उसके ऊपर इनकम टैक्स इंपोज करेगी और आपको उसका भार वहन करना पड़ेगा। ठीक है ना। सरकारी नौकरियों में चाहे जो भी नौकरियां होती हैं, बड़े बड़े पोस्टेज पे इनकम टैक्स लगते हैं। ठीक है ना। आपकी जितनी आय होती है उसके अनुसार आपके ऊपर टैक्स लगेगा। दूसरा क्या है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा उदाहरण लिखिए, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों से वसूले द्वारा वसूल, उनके उत्पादन के ऊपर वसूली किया जाता है इस कर को। ठीक है ना। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है ना। कॉर्पोरेट टैक्स में क्या उसके बाद क्या है, तीसरा मैट। ये निगम कर क्या होता है ना, बहुत ही हाई होता है। जैसे कि रियल एस्टेट की जो भी कंपनियां होती हैं, ठीक है ना, टाटा हो गया, हिंडाल्को हो गया, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
महारत्ना, नवरत्ना जितनी भी कंपनियां आती हैं वो क्या करती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स के अंतर्गत आती हैं। जीएसटी के बाद सबसे ज्यादा कर की प्राप्ति अगर जो किसी के थ्रू सरकार से होती है तो किससे होती है, निगम कर के द्वारा होती है, ठीक है ना। निगम कर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। तो क्या होता है, इस कर से बचने के लिए छोटी छोटी कंपनियां क्या करती हैं, विभिन्न उपाय निकालती हैं, ठीक है ना। कि भैया देखो आउट इसमें क्राइटेरिया रखिए, ये क्राइटेरिया के ऊपर जितनी भी कंपनियां हैं उनको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, निगम कर देना पड़ेगा। तो छोटी कंपनियां क्या करती हैं कि देखो यार मैं तो इस दायरे के अंतर्गत आता ही नहीं, टैक्स चोरी करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो इन टैक्स चोरी से बचने के लिए एक और कर लागू किया गया जो बोलता है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये छोटी कंपनियों के ऊपर लगाया जाता है, ये निगम कर की तरह ही होता है, ठीक है ना। ये एक लमसम टैक्स होता है, ये भी एक लमसम टैक्स होता है। लमसम टैक्स क्या होता है, लगभग एक निर्धारित वैल्यू होती है, ठीक है ना, उतना आपको देना ही देना है, ठीक है ना। तो मैट क्या होता है, ये बड़ी कंपनियों के लिए बनाया गया, बड़े बड़े संस्थाओं के लिए बनाया गया है, और इनसे बच के जो छोटी कंपनियां निकल जाती हैं उनके लिए मैट को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि छोटी कंपनियां जो हैं हमारे साथ कुछ भी कर की चोरी न कर सके। चौथा क्या है, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। जब भी आप प्रॉपर्टी का सेल और खरीद करते हो, ठीक है ना, तो आपको उसका कुछ हिस्सा ना सरकार को टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। जब भी आप प्रॉपर्टी एसेट क्रिएशन करते हो, जब भी संपत्ति का निर्माण करते हो, क्या करते हो आप, उसमें कुछ प्रतिशत सरकार को टैक्स के रूप में देते हो। वही आता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है ना। जो भी आपने लाभ प्रदान किया है अपने संपत्ति के खरीद और बिक्री पे, ठीक है ना। ऐसे किसी के टैक्स किसमें आते हैं, रियल एस्टेट के, इक्विटी का, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में शेयर कर रहे हो, ठीक है ना, उसका खरीद बेच कर रहे हो, उसके ऊपर जो कर का प्रत्यारोपण होता है वो किसके अंतर्गत आता है, कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, निगम कर के बारे में लिखवाया मैंने नहीं, लिख लीजिए निगम कर के बारे में। कंपनियों द्वारा कमाए जा रहे, निगम कर में लिखिए, कंपनियों द्वारा कमाए जा रहे मुनाफों पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, जीएसटी के बाद सबसे ज्यादा राजस्व यही प्रदान करता है। नोट देकर के नीचे लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। अगला लिखिए, मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर बोलते हैं इसे, न्यूनतम वैकल्पिक कर, ठीक है ना। इसमें देखिए, छोटी कंपनियों के लाभों, छोटी कंपनियों के लाभों, मुनाफों पर लगाया जाता है, लाभों या मुनाफों पर लगाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की कटौतियों का लाभ उठाकर, जो विभिन्न प्रकार की कटौतियों का लाभ उठाकर निगम कर नहीं देती है, निगम कर नहीं देती। इसे अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगला है वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है ना। तो जब भी ये क्या है, ये लोगों की संपत्तियों के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है ना। ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स था, लेकिन अब ये हमारे सिस्टम में नहीं है। इसे कब हटा दिया गया था, 2016 और 17 के बजट के द्वारा इसे निकाल दिया गया था। ये लोगों की संपत्तियों के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है ना। और ये किसके अगेंस्ट था, राइट टू प्रॉपर्टी,
ठीक है ना, इसके अगेंस्ट था, इसलिए इसे 2017-18 के बजट 2016-17 के बजट में निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, अगला जो टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स। हाउस टैक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद, म्युनिसिपैलिटी ये सब क्या करती है ना, हाउस टैक्स लगाती है जनता के ऊपर। ठीक है ना, ये उसी के अंतर्गत में आती है, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। जो मतलब लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है ना, नगर निगम, ठीक है ना, ये सारे क्या करते हैं। अभी यहाँ पे मऊ में क्या है, नगर पालिका है। नगर पालिका आप जब भी जाते हो आपको हाउस टैक्स भरना पड़ता होगा। ठीक है ना, तो ये जो हाउस टैक्स है ये भी किसके अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, अगला जो है भू राजस्व कर। ठीक है ना, भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स। ये कैसे मिलता है, आप देखते हो जब भी आप जमीन खरीदने जाते हो आपको रजिस्ट्री करानी पड़ती है, रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हो आप लोग। ठीक है ना, आप क्या करते हो, जो भी जमीन की खरीद और बिक्री करते हो उस पे कुछ भाग आप सरकार को कर के रूप में प्रदान करते हो कि नहीं। यही क्या कहलाता है, भू राजस्व कर कहलाता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, व्यवसायिक कर है। ठीक है ना, प्रोफेशनल टैक्स, ये इंजीनियर्स, वकीलों, इन सब पे लगाया जाता है इनके आय के ऊपर। और जो सबसे इंटरेस्टिंग जिसके लिए आप लोग परेशान हो, फोन चलाते हो आप लोग, साथ सबके पास स्मार्टफोन होगा, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सब, यूट्यूब वगैरह सब यूज करते होंगे। बहुत सारा प्रचार देता है ना, बहुत सारा प्रचार देता है ना, वही प्रचार उनके इनकम का सोर्स है। पहले इकोनॉमी जो चलती थी वो पैसे के आधार पे चलती थी, अब समय के आधार पे चलती है, अटेंशन इकोनॉमी। आप जितना समय उनको दोगे उतना वो पैसा बनाएंगे। ठीक है, यूट्यूब आपसे पैसे चार्ज करता है नहीं, फिर भी वो पैसे बना रहा है कि नहीं, समझ रहे हो ना, अटेंशन इकोनॉमी है, आपका टाइम उनका पैसा, समझ रहे हो आप जब टाइम दे रहे हो ना, जब टाइम दे, उसी टाइम में वो क्या करते हैं, ऐड घुसेड़ देते हैं, है कि नहीं। आपका 1 मिनट 1.5 मिनट चला जाता है ऐड में, आप ऐड को देख के उसकी तरफ आकर्षित होते हो, कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हो। ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है, जनता को आकर्षित करने के लिए। तो ये फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, ये सब जितनी भी कंपनियां थी ये क्या करती थी ना कि इस तरह से बहुत ज्यादा राशि इकट्ठा कर लेती थी और ये सरकार के बच के निकल जाता था। ये जितना भी लाभ हमारी जनता से एकत्रित कर रहे थे वो सरकार की नजर से बच के निकल जा रहा था। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर, इनके प्रॉफिट के ऊपर सरकार ने क्या किया, टैक्स का प्रतिरोपण किया। उस टैक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गूगल टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसे 6% के हिसाब से सरकार ने लगाया था। ठीक है ना, गूगल टैक्स में लिख लीजिए, यह टैक्स यूनियन बजट, संघीय बजट 2016-17 में लाया गया था। यह बजट, सॉरी, यह कर संघीय बजट, यह कर संघीय बजट 2016-17 द्वारा लाया गया था। यह 6% की दर पे यह 6% की दर से लगाया गया था, जो कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, जो कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि संस्थाओं द्वारा प्राप्त आय जो कि प्रचार प्रसार द्वारा आती है, प्राप्त आय जो कि प्रचार
प्रसार द्वारा आती है, एडवर्टाइजमेंट पर लगाया गया, पर लगाया गया। यूपीएससी पीटी 2016 और 18 में ये पूछा गया है, लेकिन इसका बेस कुछ और था, ठीक है ना। एक चीज होती है बीईपीएस, ठीक है ना, गूगल टैक्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर ले रहे हैं। बीईपीएस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बीईपीएस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या है ये? जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो टैक्स से बचने के लिए कुछ तरीके निकालती हैं, ठीक है ना। अब ये गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये क्या कहती थी? ये तो एडवर्टाइजमेंट का है, सिंपली इससे हम उतना खास कुछ कमाई कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सरकार को ये चीज पता थी कि हर एक एडवर्टाइजमेंट से पैसा, सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आता है, ठीक है ना। हमारी रेलवे, आप देखते हो रेलवे के कोचेस पे एलआईसी वगैरह के पोस्टर चिपके रहते हैं, तो वो उसके चार्ज करते हैं। वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसके ऊपर चार्ज करता है। बहुत बड़ा कर राजस्व जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आता है हमारी संस्था में, ठीक है ना, हमारी सरकार के पास। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या थी? वो कर से बचने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला अपनाती थी, ठीक है ना। वो किसके अंतर्गत आता था? बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। क्या था कि मतलब प्रॉफिट को अपने शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, बता रहे हैं हमें उतनी प्रॉफिट नहीं हो रही हो ताकि सरकार को कर देने से बच जाए। इसी चीज को हटाने के लिए सरकार ने गूगल टैक्स लगाया था, ताकि ये जितनी भी कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं बीईपीएस का, किससे? कर से बचने के लिए, वो उनको कर देना पड़े, ठीक है ना, गूगल टैक्स के अंतर्गत। और इसमें कितना परसेंटेज लगाया था कर का? 6%, ठीक है ना। तो इस तरीके से गूगल टैक्स काम करता है। गूगल टैक्स तो प्रत्यक्ष कर लगभग इतने तरीके के होते हैं, लगभग इतने उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं किस पे? अप्रत्यक्ष कर पे। प्रत्यक्ष कर, अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कहीं टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सारी चीजें समझ में आ रही है? लैंग्वेज परफेक्ट है, समझ में आ रही है? किसी को लैंग्वेज में कोई डाउट? बहुत बढ़िया, फिर पढ़ाने में आसानी होगी मुझे। हाँ, सब पे जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां, गूगल टैक्स बस ऐसे ही नाम रख दिया गया, ठीक है ना। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक गूगल की कंपनी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी ये कर प्रत्यारोप है। जितने भी आईटी इंडस्ट्री होगी, आईटी इंडस्ट्री मतलब जहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? आईफोन है, आईओएस पे काम करता है, एंड्रॉयड है, अरे ये सैमसंग वगैरह ये सारे जितने फोन है एंड्रॉयड पे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये छोड़िए, अल्टरनेटिव करंट जानते हो? इसका आविष्कार किसने किया? निकोला टेस्ला ने, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन को जान रहे हो? वो एक कंपनी में काम करते थे, वो पेटेंट ऑफिस था। पेटेंट करना क्या होता है कि जैसे आप कोई मार्केट में नया आइडिया लेके आए, ठीक है ना। सपोज दैट क्या है कि आपका ये घर है, इस पे बिजली का उत्पादन 1 किलोवाट का बिजली लग रहा है, ठीक है ना। इस 1 किलोवाट की बिजली के लिए आपको विद्युत विभाग को कितना देना पड़ रहा है? लगभग 4 से 5 हजार रुपए, ठीक है ना, एक मंथली एक्सपेंडिचर के लिए। आपने क्या किया? विद्युत विभाग का कनेक्शन काटा, अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया, फ्री में बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, समझ रहे हो आप? आपने उसका सब्स्टिट्यूट ले आया, ठीक है ना। तो फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होता है? तो जैसे ये जो आइडिया था आपका, ठीक है ना, कि मैं ये लाइन काट दूंगा और सोलर पैनल लेते आऊंगा। सोलर पैनल आप खुद डिजाइन कर रहे हो, उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम के चिप लगा रहे हो, चिप लगाने के बाद आप सूरज की रोशनी को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। आप इस आइडिया को क्या करोगे? अपने पेटेंट ऑफिस में जाओगे और पेटेंट करा लोगे। दूसरा व्यक्ति जो भी इस आइडिया को इस्तेमाल करेगा, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो राइट, ये जो अधिकार आपने संग्रहित किया, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपने अपने इंटेलेक्ट से, अपने विचार से जो निकाला है, ठीक है ना, उसके ऊपर आपका अधिकार है, समझ रहे हो आप ना। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जहां भी बात होती है, तो ये आईटी इंडस्ट्री में ज्यादा होता है। सॉफ्टवेयर जो डिजाइन करते हैं लोग,
गूगल क्या कहता है, आप कहीं से भी हमें हैक नहीं कर सकते हो। एक बिहार का लड़का था, क्या किया था, गूगल को हैक कर लिया था, उसको जॉब दी गई थी। समझ लो आप, गूगल ये चैलेंज करता है कि हमारे अंदर कहीं वॉइड्स हैं ही नहीं हमारे नेटवर्किंग में, ठीक है ना। तो क्या होता है ऐसे कंडीशन में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए ये कंपनीज क्या करती हैं, टैक्सेस से बचती हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैक्सिमम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो गूगल टैक्स वगैरह जो भी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को संरक्षित करती है, क्योंकि वो कंपनी कर प्रदान कर रही है, इसके सिक्योरिटी का प्रदान करना सरकार की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आगे अप्रत्यक्ष कर, अगला जो हेडिंग है अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये इस प्रकार का कर होता है जिसमें ना भार एक दूसरे के ऊपर स्थानांतरित होते रहता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर हमेशा वस्तु और सेवाओं पे लगता है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कर हमेशा वस्तु और सेवाओं पे लगता है, और वस्तु और सेवाएं हमेशा हाथ बदलते रहती हैं, ठीक है ना। एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ, ऐसे करके क्या होता है, जैसे ही जब ये वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो इसमें बहुत अधिक संभावना होती है जो कर होता है वो एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित हो जाए। मैंने अभी उदाहरण दिया आपको रेस्टोरेंट का, ठीक है ना। रेस्टोरेंट के ऊपर सरकार ने कर का प्रत्यारोपण किया, रेस्टोरेंट ने किसके ऊपर ट्रांसफर किया, जनता के ऊपर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमेशा ऐसा ही होता है, कर क्या होता है दूसरी जगह स्थानांतरित भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत 3 एरिया हैं जो ऑपरेट होते हैं, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। और सबसे प्रोमिनेंट उदाहरण इसका क्या है, ठीक है, जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडिशन टैक्स है। वैल्यू एडिशन क्या होता है, मूल्य संवर्धन क्या होता है, देखिए गेहूं एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। गेहूं कृषि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सपोज दैट गेहूं की कीमत है 10 रुपए पर केजी, ठीक है ना। आपने क्या किया, इसे चक्की में डाला, ठीक है ना, इसका संस्करण किया, संस्कृत किया, इसे प्रोसेस किया। जब आप प्रोसेस किए तो ये क्या बन गया, आटा बन गया। अब इसकी कीमत होगी 15 रुपए की। वही गेहूं है जो यहाँ पे है, ये आटा कोई और गेहूं का तो बना नहीं है, ठीक है ना। इसकी पहले कीमत थी कितनी, 10 रुपए। आपने ये प्रोसेसिंग किया, इसकी कीमत कितनी बढ़ गई, 5 रुपए बढ़ गई। इसमें कितना मूल्य संवर्धन हुआ, 5 रुपए का। जब आपको फिर इसको माइक्रोवेव में आप डाल रहे हो, ठीक है ना, माइक्रोवेव में डाल रहे हो, ये क्या बन गया, ब्रेड। इसकी कीमत कितनी हो गई, 20 रुपए पर केजी। मूल्य संवर्धन कितना हुआ, +5। तो आप देख रहे हो वही गेहूं है जो बाद में जाके आटा बना, और वही आटा है जो बाद में जाके ब्रेड बना। आप क्या कर रहे हो, मूल्य संवर्धन कर रहे हो। 10 रुपए किलो यहाँ पे मिल रहा है, आपने प्रोसेसिंग की, इसकी कीमत कितनी बढ़ गई, 5 रुपए। यहाँ पे प्रोसेसिंग की, फिर 5 रुपए बढ़ गई। वही 10 रुपए का था, अब कितने का है, 20 रुपए का। ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मूल्य संवर्धन। कितने का हो रहा है मूल्य संवर्धन, 5 रुपए का। यहाँ पे भी 5 रुपए का। अब इस वस्तु के ऊपर आप जीएसटी लगा दे रहे हो @10% का, ठीक है ना। तो ये 15 रुपए पे पूरे पे नहीं लगेगा, ये मात्र 5 रुपए पे लगेगा। जितना मूल्य संवर्धन हो रहा है उसी पे जीएसटी लगना है, समझ रहे हो। जीएसटी क्या है, वैल्यू एडिशन टैक्स है। वैल्यू एडिशन टैक्स किस पे लगता है, जैसे 10 रुपए हो गया, 10 रुपए पे 10% का कर लग चुका है। उदाहरण देता हूं, इस तरीके से समझ में आएगा। 10% का रेट रखता हूँ, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है ना। A, B, C, D, कंज्यूमर। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का,
पहले कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, इसके ऊपर 10% की जीएसटी लगाए, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? क्लियर? क्या हुआ, मिस्टर ए जो थे, ये कोई प्रोडक्ट बना जिसकी कीमत है कितनी? 40 रुपए, 10 रुपए का जीएसटी लगाएंगे, 4 रुपए, फाइनल वैल्यू 44। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। अब इसी वस्तु को मिस्टर बी ने खरीदा, ठीक है ना, अब इसके 6 रुपए का जीएसटी लगा। जब ये व्यक्ति मिस्टर बी मिस्टर ए से खरीद रहा था तो इसे प्रोडक्ट खरीदना चाहिए था 40 रुपए का, लेकिन वो खरीद कितने में रहा है? 44 रुपए का। इसमें कर भी जुड़ा हुआ है, इसके लागत मूल्य में ये पुराना वाला कर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये कर आएगा, ये 6 यहाँ पे हो गया 66 रुपए, ठीक है ना। ये व्यक्ति अगर 66 रुपए में खरीदेगा तो ये कितना कर लेगा? 6 रुपए 10% के हिसाब से। ये जो 0.6 ये एक्स्ट्रा जा रहा है कि नहीं? जा रहा है ना। जीएसटी में इसी चीज को इस चीज को बोलते हैं टर्नओवर टैक्स, जो लगते जा रहा है, इसमें कोई भी आईटीसी नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे काम करता है ये देखते हैं। ठीक है, जैसे ये पुरानी प्रक्रिया थी, क्या थी? सामान था, उसके ऊपर कर लगाते जा रहे थे हम लोग, क्या उसमें टैक्स जुड़ते जा रहा था। ये जो टैक्स आगे बढ़ते जा रहा है इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसे। कर के ऊपर कर भी लगता है, टैक्स के ऊपर टैक्स भी लगता है। अगर जो ये 66 रुपए का मूल्य होगा, ये व्यक्ति खरीदेगा 66 रुपए का, यहाँ पे ये जो मिस्टर सी है, तो ये 6 रुपए टैक्स भी इसका आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जीएसटी में हमने क्या किया, जैसे ही ये मिस्टर ए यहाँ पे 4 रुपए कर दे दिया है पहले ऑलरेडी, सरकार के पास ये 4 रुपए कर इस 40 रुपए के ऊपर आ चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे मूल्य संवर्धन कितना हो रहा है? 20 रुपए का हो रहा है। यहाँ मूल्य संवर्धन कितना हो रहा है? यहाँ मूल्य संवर्धन कितना हो रहा है? तो हमने क्या बोला था, वैट क्या होता है? वैट एक ऐसा टैक्स होता है जो केवल वैल्यू एडिशन पे लगता है। तो यहाँ पे कितना कर लगना है? यहाँ वैल्यू एडिशन 20 रुपए का हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 रुपए कर लगना चाहिए। यहाँ पे कितना लग रहा है? 6 रुपए। यही चीज को हटा दिया गया, ये 4 रुपए सरकार यहाँ पे माइनस कर देती है आईटीसी के, बचता है कितना कर? 2 रुपए। यहाँ पे ये जो 6 रुपए रहती है यहाँ पे वापस कर देती है। ऑलरेडी 4 रुपए पहले मिल चुका था पहले व्यापारी से, ठीक है ना। ये 4 रुपए दूसरे व्यापारी को वापस कर देता है। अगले वाले व्यापारी को सिर्फ 2 रुपए भार भरण करना पड़ रहा है। पहले कितना करना पड़ रहा था? 6 रुपए, अब कितना करना पड़ रहा है? 2 रुपए। प्रॉफिट आएगा कि नहीं? उसका पैसा बचेगा कि नहीं? ठीक है, बचेगा। अब ये 8 रुपए यहाँ पे दीजिए, लेकिन ये 10 रुपए कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं होता है, ये आईटीसी उपभोक्ता को नहीं मिलता है, ठीक है ना। जीएसटी सिस्टम में यही हो गया। अब आप देखिए क्या है, 4 रुपए पहले सरकार के पास मिली थी, 2 रुपए फिर 4 2 6 2 8 2 10। जब आप 100 रुपए पे 10% जीएसटी लगा रहे हो कितना मिल रहा है? 110। आप वैल्यू एडिशन करके भी अगर जो टैक्स लगा रहे हो कितना आपको मिल रहा है? 110। 100 रुपए हुआ ना कीमत इसका, 100 रुपए हुआ। ये टैक्स है 4 2 6 2 8 2 10। समझ रहे हो आप जीएसटी किस तरह से काम करता है? इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स और वैल्यू एडिशन टैक्स काम करता है, ठीक है ना। हाँ बताइए, एक बार और समझाते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं उनके भार को हमेशा ट्रांसफर किया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो कर लग रहे हैं ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह पे। अप्रत्यक्ष कर क्लियर है, ठीक है ना, जिनका भार आप दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर जो अप्रत्यक्ष कर सरकार ने मेरे ऊपर लगाया तो हो सकता है मैं आपके ऊपर ट्रांसफर कर दूं। कल होकर के अगर मैं कोचिंग खोलूं, ठीक है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो टैक्स लगेगा, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, जो बच्चों को पढ़ाऊंगा उनके फीस में जोड़ दूंगा। आप समझ रहे हो, मैंने कर को दूसरे के ऊपर स्थानांतरित कर दिया, ठीक है ना। वो कहीं से आ रहा है, मैं कहीं और उसे भेज दिया, ये अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर है। टर्नओवर टैक्स क्या होता है? टर्नओवर टैक्स क्या होता है? जो पूरी वस्तु के कीमत पे लगता है,
ठीक है ना। जैसे कि ये 40 रुपए का पहले वस्तु था, इसमें 4 रुपए टैक्स जुड़ा, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये 44 रुपए में ये खरीदेगा, ना कि 40 रुपए में खरीदेगा, ठीक है ना। सरकार अगर इसको यहाँ पे 4 रुपए वापस नहीं करेगी तो इसको कितना पड़ेगा, 44 रुपए पड़ेगा। समझ रहे हो आप। तो जब ये क्या होता है ना, इसमें टैक्स जो होता है ट्रांसफर होता है टर्नओवर टैक्स में, ठीक है ना। लेकिन जीएसटी हम लोग करने के बाद जीएसटी में ये एक चीज बढ़ गई, क्या, आईटीसी, ठीक है ना। जीएसटी को समझने से पहले हम लोग समझेंगे इसको वैल्यू एडिशन टैक्स, ठीक है ना, क्योंकि जीएसटी भी एक तरीके का वैट है, ठीक है ना। वैल्यू एडिशन टैक्स है। वैल्यू एडिशन क्या होता है, जब आप किसी भी वस्तु में मूल्य संवर्धन कर रहे हो, वस्तु वही है, ठीक है ना, आपने कुछ उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डाली, उसमें कुछ संस्करण किया, प्रोसेसिंग की, और बाद में आपको उसका मूल्य अधिक मिल रहा है। वस्तु रॉ प्रोडक्ट वही है, आपने सिर्फ क्या किया उसमें कि कुछ विशेषताएं ऐड कर दी, ठीक है ना, उसके बदले में आपको अधिक मिल रहा है। तो पहले अगर जो उस वस्तु की कीमत 40 रुपए है और अब आपको 44 रुपए मिल रही है, मतलब कि उसका मूल्य संवर्धन टोटल कितना है, 4 रुपए का मूल्य संवर्धन हो रहा है। समझ रहे हो आप। तो जब भी 4 रुपए का मूल्य संवर्धन होगा तो जो टैक्स लगेगा, जो जीएसटी लगेगा, वो 40 रुपए पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा, 4 रुपए पे लगेगा। समझ रहे हो आप। तो ये क्या होता है, जीएसटी में एक चीज टर्म वैल्यू एडेड टैक्स में आईटीसी नहीं होता है। टर्नओवर टैक्स में क्या होता है, आईटीसी जैसे ही आप डालते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो जैसे ही जो टैक्स आता है इनपुट के फॉर्म में सरकार के पास, वो क्या करती है, व्यापारियों के पास वापस दे देती है, ठीक है ना। तो इससे कर का जो भार होता है वो कम हो जाता है। पहले क्या था, अगर ये 60 रुपए का ये प्रोडक्शन कर रहा है, तो पहले इसने वस्तु को कितने में खरीदा था, 44 रुपए में यहाँ पे खरीदा था, ठीक है ना। 44 रुपए में से 4 रुपए सरकार वापस कर दी, बचा कितना, 40 रुपए। 40 रुपए बचा, तो इसको इनपुट कॉस्ट कितना पड़ेगा, 40 ही रुपए पड़ेगा। तो 44 रुपए पड़ रहा था, अब 40 रुपए पड़ रहा है। समझ रहे हो आप। तो ये व्यापारी के लिए क्या पड़ा, मददगार हुआ, ठीक है ना। व्यापारी को सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। पहले उसे टैक्स भी देना पड़ रहा था, वो टैक्स क्या कर रही है गवर्नमेंट, वापस कर दे रही है। यहाँ पे क्या है, ये व्यापारी है, फिर से इससे प्रोडक्ट लिया, मूल्य संवर्धन कितना कर रहा है, आप देखो यहाँ पे कर जो लग रहा है, मूल्य संवर्धन 20 रुपए का है, 20 रुपए का 10% कितना होगा, 2 रुपए। तो जो आप कर लगा रहे हो सिर्फ मूल्य संवर्धन पे लगा रहे हो, 20 रुपए फिर मूल्य संवर्धन हुआ, कितने का कर लगा, 2 रुपए का, फिर 20 रुपए मूल्य संवर्धन हुआ, कितने का कर लगा, 2 रुपए का, ठीक है ना। तो जीएसटी इस तरीके से काम करती है। क्या करती है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करती है, टैक्स के ऊपर टैक्स को खत्म करती है, ठीक है ना। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं कहीं कहीं फायदेमंद भी होते हैं। कहाँ पे, अप्रत्यक्ष कर हमेशा रिग्रेसिव होते हैं, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कर जिस भी सामान पे, सपोज दैट इस डस्टर के ऊपर अप्रत्यक्ष कर लग रहा है, इस डस्टर को अमीर भी खरीदेगा और गरीब भी खरीदेगा, ठीक है ना। सबको कर का उतना ही भार वहन करना पड़ेगा, जितना अमीर को करना पड़ रहा है उतना ही गरीब को भी करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का रिग्रेसिव टैक्स होता है, ठीक है ना। तो इसका नुकसान होता है, लेकिन कई कई जगह यहाँ हमको फायदा भी हो जाता है। जैसे कि एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कर क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ाते हैं। तो ये 3 एरिया में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। क्या, डिमेरिट गुड। डिमेरिट गुड क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, बाहरी वातावरण को नकारात्मक तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कोयला क्या है, आपकी ऊर्जा की आपूर्ति तो कर रहा है, लेकिन साथ में वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कई हानिकारक गैसेस रिलीज कर रहा है, जो आपके पर्यावरण के लिए सही नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट पे क्या लगता है, जो टैक्स लगता है अप्रत्यक्ष कर, वो डिमेरिट गुड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, उपभोग नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
ठीक है। सीन गुड क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट जिनको कंज्यूम करने से स्वयं उस व्यक्ति विशेष का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जैसे कि शराब, तंबाकू, ठीक है ना। ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट हैं, टोबैको, लिकर इत्यादि, लग्जरी गुड, एसयूवी, एसी एक्सेट्रा, ठीक है ना। लग्जरी गुड क्या है? ऐसे गुड्स जो कि विलासिता के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं आपको कार चाहिए तो आप एसयूवी ही खरीदो, आप पलटो में भी चल सकते हो अगर जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो, ठीक है ना। लेकिन क्या है, बगल वाले क्या इनोवा खरीदा है तो हमारे यहाँ फॉर्च्यूनर खरीदानी चाहिए, है कि नहीं? तो औकात मेंटेन करना चाहिए। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग कल से शुरू करेंगे। एक व्यक्ति मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने खत्म वो की। आप लोग का ग्रुप है कोई? ग्रुप है, सिर्फ एक व्यक्ति मुझे अपना नंबर दीजिएगा, मैं उसे भेज दूंगा, आप ग्रुप में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी इसके आगे हम लोग कल शुरू करते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? अगला अटेम्प्ट किसको किसको देना है 2023 में? अच्छा, अभी सारे लोग एकेडमिक्स में ही, ये बहुत अच्छी चीज है, अभी से लग गया वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।